Good evening, Kashish. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Sandhya. Good evening, Sanjana. Good evening, Aarti. Good evening, Kamini. संध्या कल टेस्ट नहीं दिया था? नो सर। और उससे पहले भी नहीं दिया है? सर मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे थे ना, तो प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। अब खत्म हो गए? मतलब बीच में गैप है, अब 28 को है मेरा। अच्छा, ठीक है, बट कोशिश करो टेस्ट देने की। ठीक है, जितना ओके होता है सर। उतना रिवाइज कर लिया करो। आधा एक घंटा बस एक दिन। ठीक संजना, है। आपने भी नहीं दिया था कल टेस्ट? क्यों नहीं दिया था? नेटवर्क की प्रॉब्लम थी? चलो फिर, ठीक है। कम ही लोग आए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आज भी टेस्ट रहेगा क्लास के बाद ही। 6:40 से स्टार्ट करेंगे, 6:45 से। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा। गुड इवनिंग, कशिश। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया वो एक बार देख लेते हैं। तो हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एंड हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन से कितने एलिमेंट्स कौन से ईयर में थे। तो 1800 में 31, 1865 में 63, एंड प्रेजेंट में 114 या 118 के आसपास है। ठीक है, एंड सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डॉबर्नियर ट्रायड पढ़ा था। फिर शेन कॉर्टोइस के बारे में पढ़ा था, ABD शेन कॉर्टोइस के टेबल के बारे में। और जिन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी उनके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। और फिर उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद लोदरमेयर और मैंडलीव का लॉ आया था। और उसके बाद फिर मैंडलीव की टेबल। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद 100 से ऊपर वाले जो होते हैं, लाइक उनके बीच में कंफ्यूजन ना हो, तो IUPAC ने हमको नेमिंग का रूल बता रखा है। तो इसको यूज करके हम 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका नेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी नेमिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, क्लास के बाद एक बार फिर से जो है ऊपर ऊपर से ये चैप्टर देख लेना जो अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। मे बी आप लोग भूल गए हो। ठीक है, ओके। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि भाई जो क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनकी बात करी थी हमने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है वो शेल के बारे में बताता है।
ठीक है, कि कौन सा वाला शेल है। और वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सबशेल आल्सो रिफर्ड टू एज ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शेल होता है, शेल इज लाइक कि स्फेरिकल जो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसे हम शेल कहेंगे। एंड शेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, अलग अलग सबशेल्स होते हैं, जैसे एस सबशेल हो गया, पी सबशेल हो गया, डी सबशेल हो गया, एफ सबशेल हो गया। और हर सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, और पी के अंदर तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी के अंदर कितने होते हैं, पांच होते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। और बाकी एफ में भी होते हैं, एफ में कितने होते हैं, टोटल सात होते हैं। तो इसके बाद जो है इन्हीं में आपका क्या फिल करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। और उसके बाद फिर इसी से हम क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम लोग करते हैं, एंड उसको फिर एक ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का हमको मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स की बात करेंगे यहाँ पे, कि द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एन की वैल्यू होगी वही आपका पीरियड होगा। यानी कि जो मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो फिलिंग है, मतलब जो आउटर मोस्ट फिलिंग होती है, यानी कि आउटर मोस्ट या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जो सबसे बाहर वाले जो शेल होते हैं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपका किस वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या किस वाले शेल में जा रहा है, वो आपको क्या बताता है, एन की वैल्यू बताता है। और वही क्या होता है, पीरियड का नंबर होता है। सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास एन इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसके जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे इस पूरे पीरियड के एटम में, तो वो आपके एन इक्वल टू 2 में भरे जाएंगे। एंड उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड का मतलब क्या है, कि थर्ड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसमें क्या होगा, जो आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी फिलिंग कहां पर होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू 3 में होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम पीरियड्स में नंबर आगे बढ़ते जैसे कि जाएंगे, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जब हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे, पीरियड नंबर यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, किसी भी एक ग्रुप की बात अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पीरियड का मतलब है कि ये आपके पास 7 क्या है, 7 पीरियड्स है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इस तरीके से। एंड इन सारे हॉरिजॉन्टल रोज में क्या होते हैं, आपके 18 ग्रुप्स होते हैं। जैसे 18 ग्रुप्स इधर होंगे, ठीक है, मतलब 18 ग्रुप्स के कहने का मतलब है कि एक ग्रुप ऐसे हो गया, फिर उसके बाद आपका दूसरा ग्रुप ये हो गया, फिर तीसरा ग्रुप ये हो गया, चौथा ग्रुप ये हो गया। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ 18 ग्रुप्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि नीचे जब आप जाओगे, यहाँ पर एक ग्रुप में अगर आप नीचे की तरफ बढ़ते हो, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा अगले वाले एलिमेंट में, वो आपके नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होगा, या नेक्स्ट शेल में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, it can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, कि भाई यहाँ पर क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पीरियड में, ठीक है, वो कितने होते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल। तो ये मैंने आपको बताया था कैसे होता है, जैसे राइट साइड में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। जैसे मान लो कि n इक्वल टू 2 है, तो 2 में आपके कौन कौन से सबशेल होते हैं, 2s होता है और एक 2p का होता है। ठीक है, क्योंकि सबशेल जो होता है वो आप कैसे निकालते हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके 0 से लेके n-1 तक होती है। यानी कि n इक्वल टू 2 अगर आप ले रहे हो, तो 0 और 1 ये सब शेल की वैल्यू होगी। और 0 वैल्यू का मतलब है, l की वैल्यू अगर आपके पास 0 है, इसका मतलब s सब शेल होगा। और l की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, तो इसका मतलब p सब शेल होगा। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ये l से हमें सबशेल के बारे में पता चलता है। तो उस तरीके से हमारे पास 2s और 2p ऑर्बिटल बन गए n इक्वल टू 2 के लिए। और यहाँ पे देखोगे तो 2s में आपके पास कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। और 2p में तीन होंगे। और हर ऑर्बिटल में आपको पता होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और 2p में टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। इसका मतलब है सेकंड वाला जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, n इक्वल टू 3 की। अगर मान लो मेरे पास n इक्वल टू 3 है, यानी कि तीसरा शेल है, यानी कि जो इसका ऑर्बिट का नंबर है वो क्या है, 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इक्वल टू 3 अगर है, तो मेरे पास यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक। यानी कि l की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो जाएंगी, 0 1 और 2। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, l की वैल्यूज हो गई। तो 0 का मतलब क्या होता है, s s सब शेल, 1 का मतलब क्या होता है, p सब शेल, और 2 का मतलब क्या होता है, d सब शेल। ठीक है, तो एस सबशेल में आपको पता है एक ऑर्बिटल होता है। और पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन होते हैं। और डी वाले में कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पर होगी और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो फिल होंगे वो 6 होंगे, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने फिल होंगे, 10। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 18 एलिमेंट्स की जो फिलिंग है वो यहाँ पर थर्ड वाले ऑर्बिट में की जा सकती है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3 की जो वैल्यू है, यानी कि शेल जो आपका थर्ड वाला है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट का नंबर एक एक आगे बढ़ता जाएगा, आपको पता है एटॉमिक नंबर एक एक्स्ट्रा बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एडिशनल ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास लिथियम है एंड उसके बाद क्या आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है, तो लिथियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना, 3 है, तो इसका आउटर मोस्ट मतलब ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, और बेरिलियम के लिए कितने होंगे, यहाँ पर 4 होंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर में एक एक आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स भरने की जगह होगी किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या किसी भी शेल में, तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे शेल में टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, 18 होंगे। तो इसी तरीके से आप जो है n=4 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो सभी, क्या बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=4 में कितने टोटल एलिमेंट्स फिल हो सकते हैं, या फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे। अरे बताओ भाई, समझ नहीं आ रहा क्या। एक बार बता दो सर। तनु 32 आएंगे, लेकिन ये बताओ मेरे को 32 कैसे हुए। सर हम हाँ बताओ। n=4 रखेंगे तो उसमें फिर हमारा l की वैल्यू 0 1 2 और 3 आ जाएगी, फिर हम f तक के लिए निकालेंगे ठीक है। तो हमारा टोटल वो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे 32 आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे हुआ ये। देखो, n=4 अगर है उसका मतलब ये कि l की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 0 1 2 3। अब अगर ये भी नहीं पता है तो फिर रहने दो, केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं। तो उसके बाद क्या है, 0 के लिए यहाँ पर कौन सा होता है, सब शेल s होता है, 1 के लिए कौन सा होता है, p होता है, 2 के लिए d होता है, और 3 के लिए f होता है। तो s में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल ये तीन, p में 3 हो गए, d में कितने, 5 ऑर्बिटल, और f में कितने, टोटल 7। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ देखोगे तो कितने हो गए, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जा सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग इस शेल में की जा सकती है, यानी कि इस शेल के अंदर 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब आ गया समझ। यस सर। मुझे पता है ये नहीं याद होगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या था, एल क्या था, और एम एम की वैल्यू क्या होती है, ये सब कुछ नहीं पता होगा, मेरे को पता है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिवाइज करना भी जरूरी होता है। अब मैंने क्वेश्चन करा दिए तो ऐसा नहीं है कि भाई खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, मैंने तो एक बार करा दिए, मैं तो जब बाद में कराऊंगा तब करवाऊंगा। तो एटलीस्ट ये है कि 2 चैप्टर पढ़ लिए तो उनके कुछ क्वेश्चंस और देख लिया करो। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, यही चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी है। जैसे बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा बोरॉन, अगर मान लो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो फिर वो 2p वाले में जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, नियोन तक जाएगा। ठीक है, नियोन का नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो सॉरी 10 नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो भी होता है यहाँ पर नियोन में क्या होता है, नोबल गैस हो गया, और उसके बाद क्या है, फिर आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब यहाँ पर कंप्लीट हो गया 2s2p6, 2s2p6 यानी कि 2 का जो ऑर्बिट है, 2 का शेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग किसकी स्टार्ट होगी, n=3 से स्टार्ट होगा, कहाँ पर, सोडियम में। ठीक है, नियोन का 10 ही होता है। तो सोडियम उसके बाद आ गया, वहां पर आपके n=3 से स्टार्ट होगा, और 3s ऑर्बिटल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। फिर 3s भरेगा, 3s जब कंप्लीट हो जाएगा फिर 3p में भरेंगे, 3p में भरने के बाद किस में जाएंगे, फिर आपके 4s में जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये पूछ ही लेता हूँ भाई, देखता हूँ कितना रिवीजन किया है।
अच्छा अजय ये बताओ 4s और 3d में पहले किस में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को? यस सर, ये 3D में पहले करेंगे फिर 4s आएगा। अच्छा ठीक है। आरती ये बताओ सही कह रहे हैं? आरती यस सर। सही कह रहे हैं ये? सही है सर। सही है, अच्छा चलो ठीक है। कामिनी आप बताओ जरा। सर पहले 4s में भरेंगे फिर 3D में। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं हम? कौन सा सर रूल क्यों? होता है इसके लिए? सर ऑफ बोर्ड रूल, क्योंकि 4s की एनर्जी ज्यादा होती है 3D से। हाँ हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी ये जो डिसाइड हुई है कौन से वाले रूल से होती है, कौन सी कैलकुलेशन करते हैं हम? सर ऑफ बोर्ड रूल। नहीं, आउबो प्रिंसिपल तो ठीक है, वो तो यही बोलता है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चला कि 4s की एनर्जी कम है 3d से? सर हम जो 4s है, s की जो वैल्यू होती है l के लिए वो 0 होती है। हम्म। और जो 3D में इनका सर सम करते हैं। किस किस का? और जैसे सर 3D है ना, तो 3 और d की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। 3 क्या है यहाँ पर 3d में? चलो निकिता आप बताओ जरा, कौन सा रूल लगाते हैं हम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए? सर क्वांटम नंबर से। नहीं, कौन सा वाला क्वांटम नंबर? उसमें ना पहले एस की वैल्यू निकालते हैं ना, एस की वैल्यू? मतलब वो कौन सा, एल वाला क्वांटम नंबर, एस जी मोथल क्वांटम नंबर। हम्म। 4s से उसकी 5 आएगी। हम्म। अच्छा सौम्या आप और बताओ जरा, कौन सा रूल होता है वो जिससे एनर्जी डिसाइड होती है? n+l, ठीक है, ये आया सही आंसर। n+l रूल होता है, ठीक है। अब देख लो कहां पर हो अजय जी, यस सर। देख रहे हो अब रिवीजन ना करने का नतीजा? अब जब यही चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर ये सब चीजें कैसे समझ आएंगी? आरती आप भी नहीं रिवाइज कर रहे हो? भाई 3D और 4s का तो हमने एक्सेप्शनल केस पढ़ा ही था। 3D में मैंने बताया था n+l रूल लगाओगे यहाँ पे, तो n+l का मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और d के लिए क्या यूज करते हैं, SPD यानी कि 2। l की जो वैल्यू होती है d सब शेल के लिए वो कितनी होती है, 2 होती है। 3+2 करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। और 4s के लिए अगर देखेंगे n+l, तो 4 + s के लिए कितनी होती है, 0 होती है l की वैल्यू, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी कि 3D की जो एनर्जी है वो आपकी 4s से ज्यादा होती है, इसलिए 4s को पहले फिल किया जाता है आउबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देख लो भाई, रिवाइज करना है तो कर लेना अपने आप, मैं तो क्या ही बोलूं। तो अब इसके बाद ये हो गया, ठीक है, यही सब चीजें इसमें लिखी हैं, चाहो तो एक बार इसकी पैराग्राफ की रीडिंग खुद से कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से आती है, देखो, नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द p और 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड फिलिंग अप ऑफ 3d ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या होगा, 3s भर लिया, 3p भर लिया, एंड 3p भरने के बाद जब एलिमेंट्स आएंगे, 3p जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3p कहाँ पे कंप्लीट होगा, देखो 3p भी बता देता हूँ किस एलिमेंट पे जाके कंप्लीट होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल कितने हो गए एलिमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 6 18, ठीक है। और 18 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 4s2 आ जाएगा, यानी कि टोटल 20। तो 20 हो गए। 20 का मतलब क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे, डी में भरे जाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम के बाद कौन सा आता है, स्कैंडियम आता है, क्लियर है। फिर क्या आएगा, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर मैग्नीज, ठीक है, फिर आयरन, और उसके बाद आएगा
कोबाल्ट, फिर निकल, फिर उसके बाद कॉपर और फिर जिंक। ठीक है, तो ये हैं आपके एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, तो इसे तो मैंने ऐसे ही याद करा है, शक्ति, वीकर, मनफी, कोनी, कूजन, इस तरीके से मैंने याद करा था, लेकिन 30 तक आपको याद होनी चाहिए, आपका जैसा मन करे वैसे याद करना। तो अब क्या है कि 4s2 तक जहां कंप्लीट हो गया वो आपका एलिमेंट कौन सा था, कैल्शियम था। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्कैंडियम, इसकी जो फिलिंग होगी अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की वो आपकी डी वाले में होगी, क्योंकि 3d और 4p में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किसकी एनर्जी ज्यादा है, वो फिर से आप n+l रूल से निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर n+l लगाओगे तो 3 + d का मतलब क्या है, spd, यानी कि 3 l की वैल्यू टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, spd सॉरी 2 होगा ना, ये 0 1 2, तो ये 5 हो जाएगा। तो 3 + 2 ये हो गया आपका 5, n+l रूल लगाया, और इसमें जब आप लगाओगे तो 4 + sp यानी कि 1, यानी कि ये भी कितना हो गया 5। अब मैंने आपको बताया था n+l रूल लगाने में अगर दोनों बराबर आ जाए n+l की वैल्यू, तो जिसकी n की वैल्यू बढ़ी उसकी एनर्जी ज्यादा। तो n की वैल्यू यहाँ पर किस में बढ़ी है, 4p में बढ़ी है, 4, यानी कि 4p की जो एनर्जी है वो 3d से ज्यादा है, यानी कि अब जो फिलिंग होगी किसकी, 4s के बाद, वो किस में होगी, 3d में होगी। तो इसलिए 3d में फिलिंग होती है, इसलिए स्कैंडियम का जो पहला मतलब स्कैंडियम जो आएगा उसकी फिलिंग कहाँ होगी, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 3d वाले में होगी। यानी कि इतनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद 3d1 लिख दोगे यहाँ पर स्कैंडियम के केस में, टाइटेनियम के केस में 3d2, ठीक है, वेनेडियम के केस में 3d3 हो जाएगी। और क्रोमियम का मैंने आपको बताया था एक स्पेशल केस होता है और एक कॉपर का स्पेशल केस होता है। यहाँ पर हम क्या कर देते थे, 3d5 करते हैं और 4s1 कर देते हैं, बिकॉज हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। और उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका 3d4, ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका क्या आ जाएगा, आई थिंक 3d5 ही आता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 3d6 हो गया, फिर 3d7, 3d8, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 3d10 आ जाता है और 4s1 आ जाता है, और लास्ट वाले में भी 3d10 ही रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख भी लो, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी भी होंगी, ये तो पहले वाले की लिखी है। दूसरी पीडीएफ में है वो, रुको दिखाता हूँ। देखो ये वाली थी ना पीडीएफ, ठीक है, तो इसमें जब आप देखोगे ये स्कैंडियम, कैल्शियम के बाद देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, स्कैंडियम आ गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। एंड इसमें क्या हो रहा है, आप देखोगे ऊपर आप देख सकते हो 4s में 2 फिल हो गए, और उसके बाद ये है 3d, तो 3d में आप देखोगे कितने फिल हुए हैं, 3d1 का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। और ये क्रोमियम और कॉपर का तो मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है 3d5 और 4s1 होता है, और कॉपर के केस में क्या होता है 3d10 4s1 होता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम के बाद यानी कि 3p6 जैसे ही कंप्लीट होगा, 3p6 और उसके बाद 4s2, यानी कि कैल्शियम पर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं फिर उसमें वो आपकी किसमें एंटर हो जाते हैं, ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड वी कम अक्रॉस द सो कॉल्ड 3d ट्रांजिशन सीरीज। तो अब जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है वो 3d ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग कहाँ पर हो रही होती है, 3d में फिल हो रही होती है। तो इसे कह देते हैं हम 3d ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो है ये आपकी स्कैंडियम यानी कि Z = 21 एटॉमिक नंबर, इससे स्टार्ट होती है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 है, और ये कहाँ तक जाती है, जिंक तक, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है Z = 30, और इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s2। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई। अब उसके बाद क्या है, ये आपका थर्ड पीरियड एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड पीरियड ये हो गया जिसमें आपका ट्रांजिशन सीरीज आ गई। उसके बाद क्या है, फोर्थ पीरियड एंड सेट क्रिप्टन। तो फोर्थ पीरियड के बाद के बारे में इन्होंने लिखा है कि फोर्थ पीरियड जो है वो आपका यहाँ पर क्रिप्टन पे खत्म होता है। अब क्रिप्टन भी आपको पता होगा एक नोबल गैस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 4p ऑर्बिटल्स आपके सारे फिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे जो 18 एलिमेंट्स है वो आपके फोर्थ पीरियड में फिल हो गए। फिर उसके बाद n = 5 स्टार्ट होता है रूबीडियम के साथ। ठीक है, इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड कंटेन्स द 4d ट्रांजिशन सीरीज। तो अब इसके बाद जो मतलब रूबीडियम से जो स्टार्ट हुआ फोर्थ पीरियड, उसमें क्या होता है 4d ट्रांजिशन सीरीज होते हैं।
स्टार्टिंग एट यूट्रियम, ठीक है, Z इज इक्वल टू 39। और उसके बाद जो है फिर दिस पीरियड एंड्स एट ज़ेनॉन, तो फोर्थ वाला पीरियड आपका ज़ेनॉन पे खत्म होगा और सारे के सारे 5p ऑर्बिटल जो वो फिल हो जाएंगे। 6 पीरियड n इक्वल टू 6 जो है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं और उसके बाद जो बाकी मतलब जो इसमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सारे ऑर्बिटल्स में एंटर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर ये सीरियम है Z इक्वल टू 58, यहाँ पर आपका 6 पीरियड जो खत्म होता है। अब ये चीज आपको समझ तभी आएगी जब आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देखोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, इसको रोटेट, पता नहीं ये रोटेट तो होगा नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लो या फिर आपके पास बुक होगी या अपने फोन को आप रोटेट करके देख लो। तो यहाँ पर क्या है, आप ये देख सकते हो, ये जो आपको एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है कैल्शियम, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कौन सा आपका, कैल्शियम हो गया। उसके बाद ये स्कैंडियम शुरू हुआ, तो स्कैंडियम से लेके कहां तक, जिंक तक। ये जो आपके एलिमेंट्स आए कौन से, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, ये आपके किस में आ गए, 3D सीरीज में आ गए। और इस सीरीज को क्या बोलते हैं हम, 3D ट्रांजिशन सीरीज। ये देखो लिखा भी है 3D ट्रांजिशन सीरीज, बिकॉज इसमें जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कहां पर एंटर करता है, 3D वाले सबशेल में या 3D वाले ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 4D ट्रांजिशन सीरीज देखोगे तो ये आपका, ये आई थिंक यूट्रियम था और यहां से लेके यहाँ तक जो है ये आपका क्या हो गया, कैडमियम हो गया। तो यहां से यहाँ तक जो है ये आपकी 4D ट्रांजिशन सीरीज होती है। उसी तरीके से 5D ट्रांजिशन सीरीज देखोगे तो ये लैंथेनम से लेके यहाँ पर मरकरी तक है। और उसके बाद ये आपकी 5D के बाद 6D ट्रांजिशन सीरीज है जो एक्टिनियम से लेके, अब ये पता नहीं कौन सा इसका नाम है, ठीक है, CN करके दे रखा है। तो आपको बस ध्यान यही रखना है कि 3D 4D 5D 6D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज आप याद रख लो। और बाकी इसमें जो एलिमेंट्स है वो फिर आपके आगे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो 3D के बाद जैसे जिसमें क्या होगा, p ऑर्बिटल में फिलिंग होगी तो वो इधर p वाले में आ जाएंगे। जैसे ये आपकी 3p वाली सीरीज हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर 4p वाली सीरीज हो गई। इसमें क्या हो रहा है, 4p, p का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 एलिमेंट्स यहाँ पर आपके सारी 5p 4p 3p इन सब में आ जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इतना ही बस आपको यहाँ से समझना है। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये आपके S1 और S2 हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो आपके S1 और S2 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि S ऑर्बिटल में फिल होते हैं, 2 एलिमेंट्स या 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वजह से। तो आप ये देखोगे यहाँ पर आपको ब्लॉक दिख जाएंगे, इसको हम कहते हैं S ब्लॉक। S ब्लॉक का मतलब है कि ये जो S ब्लॉक में आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका S ऑर्बिटल के अंदर होगा। दूसरा यहाँ पर आप बीच में जो देख रहे हो वो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, जिसमें अभी हमने 3D 4D 5D 6D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ा। तो डी ब्लॉक का मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर दिख रहे हैं, इनका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके किसी ना किसी डी ऑर्बिटल में गया होगा। और उसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर आपको कौन सा दिख जाता है, पी ब्लॉक दिख जाता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक में बेसिकली क्या है, जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, किसी ना किसी पी ऑर्बिटल में गया होगा, ठीक है। तो जैसे ये 13 है तो 13 ग्रुप के सब किस में गए हैं, P1 में गए हैं। और 14 वाले P2 में, मतलब पहली ऑर्बिटल में है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला जो होगा P1 और P2 होगा 14 का। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन P3 होगा, फिर P4 फिर P5 और ये फिर P6। P6 का मतलब कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से ये जो है लास्ट में सारी क्या है, नोबल गैसेस है, ठीक है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, फिर रेडॉन, एंड उसके बाद ये जो भी है, ठीक है, ओजी करके, ठीक है। तो ये सारी आपकी हो गई। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आपको ये दिख रहे हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाली जो सीरीज दिख रही है, ये जो सारे एलिमेंट्स है इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर क्या होगा, एफ ऑर्बिटल में क्या होगा, किसी ना किसी। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज के एलिमेंट है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 4f में गया है। और एक्टिनॉइड्स जो है इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पर गया है, 5f में गया है, ठीक है। और f में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 14 जा सकते हैं, क्योंकि f के पास कितने होते हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्स काउंट करोगे किसी भी सीरीज में, चाहे आप ये 4f में काउंट कर लो, 5f में, आपको 14 मिलेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9, उसके बाद 10 11, फिर ये 12, उसके बाद 13 एंड उसके बाद 14। तो 14 एलिमेंट्स यहाँ पर जो आपको एस सीरीज में दिख जाएंगे। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देखकर समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। बाकी ये पढ़ तो खुद से ही लोगे, ठीक है, जो भी लिखा है ये खुद से पढ़ के समझ आ जाएगा और उतना कुछ याद करना भी नहीं है इसमें, ठीक है। क्या इतनी चीज आ गई सभी को समझ?
यस सर। यस सर। ठीक है, बुक की पीडीएफ, अरे बुक की पीडीएफ में कुछ नहीं है, गूगल पे आप सिंपली सर्च करो, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेटेस्ट वाली मिल जाएगी, ठीक है, मैंने भी वहीं से डाउनलोड करी है। या गूगल में सिर्फ सर्च करना डाउनलोड एनसीईआरटी बुक, पहला वाला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करना, जहां पे लिखा होगा एनसीईआरटी क्लास 1 to 12, उसमें जाके क्लास सेलेक्ट करना पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, उसके बाद बुक का जो नाम है, जैसे केमिस्ट्री पार्ट 1 करके होगा 11th की, तो उसे सेलेक्ट करना और गो पर क्लिक कर देना, फिर पीडीएफ आ जाएगी सारे चैप्टर्स की। आप चाहो तो पूरी बुक एक साथ डाउनलोड कर सकते हो, और कोई स्पेसिफिक चैप्टर अगर आप ओपन करके डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो वहां से कर लेना, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका हो गया लेंथोनाइट सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपकी लेंथोनाइट सीरीज होती है इसको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लेंथेनॉइड सीरीज का जो दूसरा नाम है, या इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, या इनर ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसे ही हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। बिकॉज मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि ये जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है या जो एक्टिनॉइड सीरीज है नीचे जो एफ ब्लॉक में रखी गई है, वो बीच के एलिमेंट्स को काट के उन्होंने नीचे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने लिखा भी है z इज इक्वल टू 58 से लेके z इज इक्वल टू 71, ये वाली जो सीरीज होती है ये आपकी लेंथेनॉइड सीरीज होती है, क्लियर है। और एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, फिलिंग अबव, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 89 से लेके और जहां तक मतलब ये एलिमेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां तक जो है ये आपकी क्या होंगी, आपकी एक्टिनॉइड सीरीज होगी। तो ये एलिमेंट के नाम बस याद रखना या नंबर याद रखना कि कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से एटॉमिक नंबर तक लेंथेनॉइड सीरीज होती है, और कौन से एटॉमिक नंबर से लेके कौन से एटॉमिक नंबर तक आपकी एक्टिनॉइड सीरीज होती है, ठीक है। तो ये लिखा है ना, फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिट 5 ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर एक्टिनियम, z इक्वल टू 89 है, तो 89 में आप क्या कर लो, 14 प्लस कर लो, ठीक है, 103 मतलब जो भी है। तो 89 से जो भी मतलब आगे तक जाती है तो ये आपका क्या हो जाता है, 5f सीरीज आ जाती है, यानी कि एक्टिनॉइड सीरीज आती है। और इसे जो है हम 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो है हमने अलग रखा हुआ है बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, f ऑर्बिटल में जाता है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड। तो आसान है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, n इक्वल टू 5 है तो l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, 0 1 2 3, ठीक है। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ करी है इन्होंने, क्योंकि 5th पीरियड में तो 18 होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ गलत कर रखा है शायद, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द, ठीक है। या तो ये 4th होगा, क्योंकि 4th पीरियड में ये आपका जो सोल्यूशन है तो 4th पीरियड का दिया हुआ है, 4th पीरियड मतलब n इक्वल टू 4, तभी आपकी l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। तो ये गलत दिया हुआ है, n इक्वल, ये आपका 4th पीरियड होगा, ठीक है। तो ये अभी हमने कर ही लिया था ऊपर 4th पीरियड 5th पीरियड। और अब क्या है, अब आपको जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दी वो आपको दिए ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, जो फर्स्ट ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप किस में आते हैं, मैंने आपको बता दिया एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक का मतलब है कि NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगा पहले ग्रुप का, और दूसरे वाले का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, NS2 होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी। जैसे मान लो यहाँ पर पहले नंबर पे ये जो लिखा है लिथियम, ये आपका कौन से उसका है, सेकेंड पीरियड का है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आपका सेकंड पीरियड का है। उसके बाद सोडियम जो है आपका किसका है, थर्ड पीरियड का, फिर ये वाला 4th का, फिर उसके बाद ये 5th का, फिर ये 6th का, और उसके बाद 7th का। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट पीरियड आता है उसमें तो हाइड्रोजन और हीलियम आ जाते हैं बस, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे लिथियम है, इसमें लास्ट वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, 2s1। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पीरियड नंबर है वो 2 है, और मैंने बताया कि जो भी पीरियड का जो होगा उसका मतलब जो भी एलिमेंट किसी भी पीरियड का होगा उसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें आपका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा वो उतना ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड पीरियड है तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 आ गई लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू में, और लास्ट में क्या होगा, S1 होगा। उसी तरीके से थर्ड पीरियड के लिए लास्ट में 3s1, फोर्थ पीरियड के लिए 4s1, फिफ्थ पीरियड के लिए 5s1 हो गया, और ये 6th पीरियड के लिए क्या हो गया, 6s1 हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पर 7th पीरियड के लिए 7s1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए एस ब्लॉक में।
और इसी तरीके से हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे होता है। और उसके बाद जो है दूसरा जो होगा एस, मतलब NS1 के बाद जो सेकंड वाला ग्रुप है वो उसमें क्या हो जाएगा, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी रीडिंग खुद से एक बार कर लेना, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। और यहाँ पर जो पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, और ग्रुप 2 का क्या है, NS2 है। और ये जो दोनों है किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा क्या रहता है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे फ्री रहता है, मतलब जो, मतलब इसको इजिली खींचा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, दो है, और ये इसलिए क्या है, ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा अच्छे से रिलीज कर पाएगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दे विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्टिव फोर्स से निकालने के लिए जो एनर्जी उसमें इस्तेमाल कर रहे हो उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब आउटर मोस्ट शेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पॉजिटिव फोर्स की वजह से, जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स ने उसको क्या कर रखा है, पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, तो न्यूक्लियस के जो फोर्स ने पकड़ा हुआ है उस फोर्स को आप मतलब फोर्स के अगेंस्ट जाके क्या लगा रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, और उस एफर्ट को यूज करके क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो उस एटम से। तो उस एनर्जी के अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, लो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसमें ये चीज क्या होती है, लो होती है। यानी कि अगर जैसे मान लो ये लिया मैंने सोडियम का एटम, तो सोडियम का मान लो यहाँ पर ये न्यूक्लियस रहा और इसके बाद ये इसके शेल है, तो पहले वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और उसके बाद वाले में कितने आ गए, यहाँ पर 8 आ गए। और तीसरा यहाँ पर जो ये n=3 वाला शेल होता है, यहाँ पर आपके कितना, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सोडियम में तो यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर मतलब ये है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना काफी आसान है। तो इसको निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो रिएक्टिव मेटल्स इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको आसानी से लूज कर देते हैं टू फॉर्म +1 आयन। ठीक है, तो +1 किस में बनाते हैं, अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 वाले केस में, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या बनाते हैं, +2। यानी कि अगर आप कैल्शियम देखोगे तो कैल्शियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम डायपॉजिटिव बनाएगा। और सोडियम क्या करेगा, अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो जब उसमें से बाहर निकालेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखो बेसिक चीजें होंगे, अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपको ये है कि 9th की केमिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए एक बार। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और उसके बाद है द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, देखो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जो है वो कितनी आसानी से अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उसको उतना ज्यादा मेटालिक बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी के। जो जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा वो उतना ज्यादा मेटालिक इन नेचर होगा। तो नीचे जाने पे होता क्या है कि डिस्टेंस जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस की पकड़ होती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जाती है। इसका मतलब है कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वो आराम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका सीशियम के केस में हो गया, इन सबको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तब तक एक बार देख लो इसको खुद से भी, और जो चीज ना समझ आए फिर पूछ लेना ब्रेक के बाद। ठीक है, तो अब 550 पे मिलते हैं, तब तक इसको प्लीज एक बार देख लो जो नहीं समझ आ रहा है।